नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राकेश गोस्वामी है और मैं भारतीय जनसंचार संस्थान जम्मू परिसर में क्षेत्रीय निदेशक हूँ। दृश्य श्रव्य माध्यम लेखन के इस हिस्से में आज हम बात करेंगे टेलीविज़न समाचार की। आप सभी जानते हैं कि टेलीविज़न समाचार की शुरुआत भारत में दूरदर्शन के साथ ही हो गई थी, लेकिन उस वक्त जो दूरदर्शन पे समाचार आते थे, उनका स्वरूप ऐसा नहीं था जैसा समाचार आज हम टीवी पर देखते हैं। आप ये भी याद कीजिए कि उस वक्त समाचारों को पढ़ने और सुनने का चलन था और फिर एक ऐसा दौर आया जब हम समाचार देखने और सुनने लग गए। लेकिन जब भारत में निजी टेलीविज़न शुरू हुआ, उसके बाद से समाचारों का स्वरूप एक वृहद रूप में बदल गया। तकनीक भी बदल गई। जब दूरदर्शन पे समाचार आते थे तो ना कोई लाइव होता था, ना कोई पैकेजिंग होती थी। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि यदि आप आंख बंद करके सुने तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद रेडियो पर ही समाचार सुन रहे हैं। लेकिन जब निजी टीवी आया, खास करके जब आज तक ने अपना 20 मिनट का बुलेटिन डीडी मेट्रो पर शुरू किया, तो हमने देखा, भारत के दर्शकों ने देखा कि टीवी समाचार में कितना एक्सपेरिमेंट, कितने नए नए बदलाव हो सकते हैं। धीरे धीरे निजी टेलीविज़न का विकास हुआ, विस्तार हुआ। तमाम 24 घंटे के चैनल आने शुरू हुए। पहले क्यों नहीं आते थे, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी टीवी चैनल जब आएगा, आपके घर में उसका कार्यक्रम जब पहुंचेगा, आपके स्क्रीन पे पहुंचेगा, उसके लिए ज़रूरी है कि वो जहां पर उसका निर्माण हुआ है वहां से उसे अपलिंक किया जाए। अपलिंक कहाँ किया जाए? अपलिंक सैटेलाइट में किया जाए और फिर सैटेलाइट से उसको डाउनलिंक किया जाए और फिर वो आपके घर के टीवी तक पहुँचेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जब भारत में टीवी समाचार शुरू हुए, उस वक्त किसी भी कंपनी को, किसी भी चैनल को अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग की अनुमति नहीं थी। इसीलिए जो शुरुआती दौर के समाचार चैनल थे, मसलन जी टीवी, जी न्यूज़, उसके लिए अपलिंकिंग की सुविधा दूसरे देश में थी। और आप कल्पना कीजिए, आज शायद सोचना भी मुश्किल लगता है कि जब न्यूज़ बुलेटिन शूट हो जाता था कैमरे में, उस टेप को लेकर एक व्यक्ति फ़्लाइट से सिंगापुर जाता था, सिंगापुर से वो अपलिंक होता था, वापस से वहीं से डाउनलिंक होता था और फिर भारतीय दर्शकों के घरों के टीवी तक वो पहुंचता था। लेकिन सन 2000 में तत्कालीन सरकार ने अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग की अनुमति देनी शुरू की और भारत में पहली कंपनी जिसे ये अनुमति मिली वो थी टीवी टुडे लिमिटेड, जिसका चैनल है आज तक, आप सब जानते हैं। इसलिए आज तक एक पहला चैनल बना जिसको अपलिंक करना और डाउनलिंक करना, इन दोनों के लिए लाइसेंस मिला और उसके बाद से ही एक 24 घंटे का चैनल आज तक ने शुरू किया। अब हम टीवी को समझने के लिए, टीवी समाचार को समझने के लिए पहले कुछ मोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स, कुछ मोटे मोटे शब्दावलियों को समझ लेते हैं। देखिए, टीवी न्यूज़ रूम में मोटे तौर पर दो विभाग होते हैं। एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। इनपुट का मतलब है कि एक ऐसा विभाग जहां से सामग्री एकत्रित हो रही है, चाहे वो रिपोर्टर हो, चाहे न्यूज़ एजेंसी से चीज़ें आ रही हों। और आज तो डिजिटल का ज़माना है, तो आज ट्विटर से, फेसबुक से, यूट्यूब से भी सामग्री एकत्रित होती है। और आउटपुट का मतलब होता है वो विभाग जो उस सारी एकत्रित सामग्री को प्रोसेसिंग करता है, उसका शोधन करता है, उसका संपादन करता है और फिर उसको एक पैकेज में बनाकर उसको प्रसारित किया जाता है। अब ये जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसी आउटपुट विभाग में ही वो लोग होते हैं जिन्हें हम और आप एंकर के नाम से जानते हैं। यानी कि इनपुट ने सारी सामग्री एकत्रित की, उसका शोधन हुआ, उसकी प्रोसेसिंग हुई, उसकी एडिटिंग हुई, संपादन हुआ, फिर वो एक पैकेज के रूप में पहुंच गया पीसीआर में। पीसीआर एक ऐसा तकनीकी कमरा है जहां से आपको निर्देश दिए जाते हैं, यानी कि जो न्यूज़ रूम में क्या कार्रवाई हो रही है, बुलेटिन में क्या चीज़ जानी है, जो एंकर स्टूडियो में बैठा हुआ है, जो समाचार प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति है, जिसको हम टीवी की शब्दावली में एंकर कहते हैं, वो उसको क्या निर्देश दिया जाए, क्या बोलना है, किसका लाइव होना है, जिस भी तरह के निर्देश होते हैं वो पीसीआर से एंकर को, उसके कान में, आपने कई बार देखा होगा, गौर किया होगा, जब एंकर न्यूज़ पढ़ रहा होता है तो उसके कान में एक ईयर पीस होता है जिसके ज़रिए उसको पीसीआर से लगातार निर्देश मिलते रहते हैं। तो ये तो हुई शब्दावली की बात। आपने देखा होगा कि इस अभी तक की जो मैंने बात की उसमें मैंने तमाम अंग्रेज़ी के शब्दों का प्रयोग किया। ये जानबूझ के किया गया है
क्योंकि आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इस पाठ्यक्रम को करने के बाद या आगे किसी पाठ्यक्रम को करने के बाद इंडस्ट्री में जाएंगे, टीवी जगत में जाएंगे, रिपोर्टर बनेंगे, एंकर्स बनेंगे। तो इसलिए आपको ये ज़रूरी है कि न्यूज़ रूम में जिस शब्दावली का प्रयोग होता है, न्यूज़ रूम में जिस भाषा में बात की जाती है, उस भाषा से आपका परिचय होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको थोड़े विस्तार से चीज़ों को बताता हूँ। आज की चर्चा को मैंने 4 भागों में बांटा है। समाचार के भाग, शूट से जुड़ी बुनियादी बातें, समाचार लेखन और अंत में, लेकिन सबसे ज़रूरी, अपीयरेंस, यानी आप दिखते कैसे हैं। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं टेलीविज़न की कुछ बुनियादी बातें। देखिए, टेलीविज़न है, समाचार पत्र नहीं। इसलिए हमेशा याद रखिए, टेलीविज़न का मतलब सिर्फ और सिर्फ चित्र होता है, और चित्र भी चलते हुए। अब आपको मैंने बताया कि टेलीविज़न कैसा माध्यम है, चित्रों का माध्यम है, लेकिन टेलीविज़न में एक जानने वाली बात यह भी है कि टेलीविज़न में समय का भी अभाव होता है। आप जानते हैं कि समाचार पत्र में आपके पास ज़्यादा जगह होती है। जो बात आप समाचार पत्र में 300, 400, 500 शब्दों में लिखते हैं, उसी को कहने के लिए टेलीविज़न में सिर्फ कुछ मिनट होते हैं। इसीलिए टेलीविज़न में शब्द कम और चित्र ज़्यादा बोलते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध टीवी के पत्रकार हैं विजय विद्रोही, उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, 90 सेकंड की टीवी पत्रकारिता। ये इसका एक मूल मंत्र है। मुझे याद है कि जब हम टेलीविज़न में काम करते थे और हमारी ट्रेनिंग के लिए बीबीसी और सीएनएन के लोग आते थे, तो हमेशा कहते थे कि टेलीविज़न समाचार का पैकेज मिनिमम 60 सेकंड, मैक्सिमम 90 सेकंड। वो कहते थे यदि आप 90 सेकंड में अपनी बात नहीं बता सकते, यदि आप 90 सेकंड में अपना समाचार नहीं कन्वे कर सकते, तो आप 9 मिनट में भी नहीं बता पाएंगे, 9 घंटों में भी नहीं बता पाएंगे। पैकेज में कम से कम 3 वॉइस ओवर होंगे, कम से कम 2 संबंधित बाइट होंगी और एक अंत में रिपोर्टर का पीस टू कैमरा होगा। अब आपको लगेगा ये पीस टू कैमरा क्या भला है? मैं आपको बताता हूँ। जब आपने देखा होगा टीवी पर कोई समाचार आता है और उसके अंत में जो रिपोर्टर होता है, वो चाहे घटनास्थल पे हो, किसी दूसरी जगह पे हो, कोई मेले में है, कोई खेल को कवर करने गया है, ओलंपिक्स अभी हुए हैं, ओलंपिक्स में कोई गया है, तो वहाँ से खड़े होकर जो अंत में वो एक अपना कथ्य देता है या एक अपनी बात कहता है, उसी को पीस टू कैमरा कहते हैं। बहुत सरल भाषा में समझ लीजिए, रिपोर्टर का पीस कैमरे के लिए, ऐसा हिस्सा पैकेज का जिसमें रिपोर्टर आपको दिखेगा। उसके पहले रिपोर्टर आपको बोलते हुए नहीं दिखेगा। हाँ, कुछ कटअवेज में दिख सकता है, वो कहीं जा रहा है अपना माइक लेके, उसके हाथ में माइक दिख रहा है, गाड़ी से पहुंचा है घटनास्थल पे, वहाँ से उतरते हुए उसको शूट कर लिया गया। कुछ कटअवेज में रिपोर्टर दिखेगा, लेकिन रिपोर्टर बोलते हुए सिर्फ और सिर्फ पीटीसी में दिखेगा। अब पीटीसी में कितनी देर बोलें, रिपोर्टर को कितना समय बोलना चाहिए, तो ऐसा कहा जाता है कि पीटीसी जो है एक अच्छे टीवी पैकेज में कम से कम 15 सेकंड और ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड की होनी चाहिए। अब आपने देखा 90 सेकंड का पैकेज, 15 सेकंड की पीटीसी, 20 सेकंड की पीटीसी, यानी ये जानने के लिए बहुत ज़रूरी बात है कि टीवी समाचार में समय का प्रबंधन आना बहुत ज़रूरी है। कितना वीडियो बनाना है, इस बात की अच्छी समझ होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप ज़रूरत से लंबा वीडियो बना लें और समाचार के संकलन में पीछे रह जाएं। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वीडियो इतना कम हो कि समाचार ही ना बन पाए। संपादन जो कर रहा है वीडियो का, वो कहे कि भाई इतने कम फुटेज में मैं कैसे एडिट करूँगा। तो इसलिए अभी तक की जो हमने चर्चा की, उससे आपको समझ में आ गया होगा कि टेलीविज़न का समाचार किसी एक व्यक्ति का काम नहीं होता है। ये एक टीम वर्क होता है। संवाददाता, कैमरामैन, निर्माता जिसे प्रोड्यूसर कहते हैं, वीडियो संपादन इत्यादि, इस तरह के तमाम लोग मिलकर एक टीवी का समाचार तैयार करते हैं। अब देखिए, हमने जाना कि टीवी जो है वो शब्दों का माध्यम है, इसीलिए ये किसी दूसरे संचार माध्यम से ज़्यादा सशक्त और प्रभावी है। टेलीविज़न में आप दर्शकों की आँख कान होते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप उन्हें जो दिखा और सुना रहे हैं उससे संबंधित खबर की पूरी तरह से स्पष्ट करके उनको पेश करें, क्योंकि दर्शकों को यदि आप आधी अधूरी जानकारी देंगे तो वो भ्रमित हो जाएगा और मज़ा नहीं आएगा। आप जो समाचार कन्वे करना चाह रहे हैं वो वहाँ तक पहुँचेगा नहीं। अब हम बात करते हैं टेलीविज़न के समाचार के भागों की। तो देखिए, हम बात करेंगे टीवी के मोटे तौर पर 5 प्रकार के समाचार होते हैं। पहला होता है रीडर, जिसको एंकर लीड इन भी कहते हैं।
दूसरा होता है वॉइस ओवर, तीसरा होता है पैकेज, चौथा होता है डोनट और अंत में पांचवा भाग होता है चैट। अब हम देखते हैं एक एक कर इन सारे भागों की बात करते हैं। पहला मैंने आपको बताया भाग होता है रीडर। रीडर यानी एंकर स्क्रीन पर आएगा, एक समाचार पढ़ेगा, रीडर है इसलिए वो पढ़ा जाएगा। इस दौरान किसी भी प्रकार के दृश्य नहीं दिखाए जाएंगे, किसी भी प्रकार का वीडियो नहीं दिखाया जाएगा। अब ये किस स्थिति में होता है? ये तब होता है जब अचानक से कोई बहुत महत्वपूर्ण समाचार आ गया हो, लेकिन अभी तक आपके पास उससे संबंधित चित्र नहीं है, कोई वीडियो नहीं है। तो आप क्या दिखाएंगे? आपके पास जानकारी है लेकिन आपके पास वीडियो नहीं है। जानकारी बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है, तुरंत दर्शकों तक पहुंचानी ज़रूरी है। ऐसे में चित्र या संबंधित व्यक्ति के कथन की प्रतीक्षा किए बिना ही समाचार दिखाया जाता है। इसको हम रीडर कहते हैं। अब आते हैं दूसरे भाग। दूसरा भाग यानी वॉइस ओवर। वॉइस ओवर में रीडर की तरह ही होता है, एंकर स्क्रीन पे आएगा, समाचार पढ़ेगा। सिर्फ अंतर इतना है कि तब तक जब वॉइस ओवर आता है तब तक आपके पास कुछ चित्र या तो मूविंग पिक्चर्स या कुछ तस्वीरें वहाँ की आ गई होती हैं। जिस वक्त वो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पे चल रही होती हैं उस वक्त भी आवाज़ लगातार एंकर की ही चल रही होती, इसीलिए हम इसको वॉइस ओवर कहते हैं। यानी उन चित्रों के ऊपर किसी की आवाज़ चल रही है। कई बार ऐसा भी होता है कि वॉइस ओवर में जब चित्र आपके पास नहीं आए हैं लेकिन जिस जगह की घटना है या जिस स्थान का समाचार है उससे संबंधित आपके पास कुछ पुराने चित्र पड़े हुए हैं, कुछ पुराना वीडियो पड़ा हुआ है, उसको भी आप प्रयोग में लेकर अपने चीज़ को बता सकते हैं। वॉइस ओवर के बाद अब हम बात करते हैं पैकेज की। पैकेज टेलीविज़न समाचार का सबसे अहम हिस्सा होता है। इसमें किसी भी हालात की या घटना की पूरी कहानी होती है। इसकी शुरुआत रीडर या एंकर से होती है। वो आकर प्रस्तावना देता है, यानी समाचार का मुख्य समाचार क्या है वो बताता है, सामान्य जानकारी देता है और उसके बाद पैकेज चलता है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि पैकेज में कम से कम 3 वॉइस ओवर होंगे, कम से कम 2 बाइट होंगी और अंत में संवाददाता की पीटीसी यानी पीस टू कैमरा होगी। तो इस तरह से आपने अभी तक देखा कि हमने 3 समाचार के भागों की चर्चा कर ली है। अब हम चौथे भाग की बात करते हैं जिसे हम डोनट कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि डोनट गोल आकार का एक खाद्य पदार्थ होता है और डोनट की तरह ही टेलीविज़न समाचार भी गोल होता है, इसीलिए इसका नाम डोनट है। कैसे? आइए जानते हैं। पहले रीडर या एंकर स्क्रीन पर आएगा, फिर पैकेज चलेगा और फिर रीडर या एंकर स्क्रीन पर आएगा। इस तरह से एक चक्र पूरा हो जाता है, इसीलिए इस प्रकार के समाचार को डोनट कहा जाता है। और अब समाचार के भागों का जो अंतिम हिस्सा मैंने आपको बताया था, चैट। देखिए, चैट का मतलब होता है बातचीत करना, अंग्रेजी का शब्द है बातचीत करना। समाचार के इस प्रकार में एंकर या रीडर यानी जो स्टूडियो में बैठा व्यक्ति है वो और जो घटनास्थल पर मौजूद संवाददाता है उसके बीच में संवाद होता है। और ऐसा कब होता है? ऐसा ज़्यादातर तब होता है जब कोई ऐसा समाचार है जिसमें लगातार विकास हो रहा है, लगातार नए नए तथ्य आ रहे हैं, नई नई बातें आ रही हैं और संवाददाता से उन जानकारियों को लेकर दर्शकों तक पहुंचाने के लिए इस चैट का उपयोग किया जाता है। इसे हम लाइव कवरेज भी कहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है स्टूडियो में बैठा व्यक्ति है वो भी लाइव है, संवाददाता जो है वो भी लाइव है। दोनों के बीच में जो बातचीत हो रही है वो लगातार एक लाइव मोड में हो रही है। तो हमने अभी तक बात की समाचार के प्रकारों की। अब हम टीवी समाचार की सबसे महत्वपूर्ण विधा पर आते हैं, समाचार लेखन। लेखन कैसे करें, किस तरह की भाषा लिखें। आप हो सकता है समाचार पत्र देखते हों, जानते हों, लेकिन जब टेलीविज़न के लिए लिखा जाता है तो उसकी भाषा बिल्कुल अलग होती है। तो हम अब बात करेंगे समाचार लेखन की। देखिए, समाचार लेखन में भाषा बहुत सरल होनी चाहिए और वाक्य छोटे होने चाहिए। एंकर इंट्रो बहुत छोटा सा 15 सेकंड का हो, अपनी बात सीधे सीधे आपने कह दी, बेमतलब की सूचनाएं नहीं दी, क्योंकि एंकर इंट्रो का काम है दर्शकों को ये बताना कि खबर क्या है। बाकी की बातें तो पैकेज में लिखी जा सकती हैं, लेकिन पूरी खबर यदि आपने इंट्रो में ही दे दी तो लोग फिर स्टोरी क्यों देखेंगे। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आपका एंकर इंट्रो है, जयपुर का कपड़ा छपाई उद्योग बंद होने की कगार पर है, छपाई करने वाले अब ये काम छोड़कर जा रहे हैं। अब आप देखिए, इस एंकर इंट्रो से कुछ खास पता नहीं लगता, मुझे ये नहीं एहसास होता कि ये खबर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है कि मैं इसे देखूं।
या लोग इसे क्यों देखें। इसलिए हमेशा याद रखिए कि एंकर इंट्रो ऐसा होना चाहिए कि लोगों को स्टोरी देखने के लिए मजबूर कर दे, लेकिन ये भी ध्यान रहे कि एंकर इंट्रो में इतनी ज़्यादा सूचनाएं भी ना दे दें कि लोगों का दिमाग उसी में उलझ कर रह जाए और एंकर इंट्रो के आगे वो सोच ही नहीं पाएँ। एंकर इंट्रो का काम है लोगों को ये बताना कि खबर क्या है। खबर का जो दूसरा ब्यौरा है वो पैकेज में लिखा जाता है। अब चाहे एंकर इंट्रो हो, रीडर हो, वॉइस ओवर हो, कोई भी प्रकार हो, उसमें फालतू के आंकड़े देने से हमेशा बचना चाहिए। आंकड़ों को जहां तक संभव हो निकटतम यानी राउंड ऑफ कर देना चाहिए। एंकर इंट्रो में सबसे खास बात जो है वो सबसे जल्दी आनी चाहिए। आप बेकार की भूमिका बनाएंगे, उन लोगों को उबाऊ लगेगा और वो उस कार्यक्रम को देखने से हट जाएंगे, किसी दूसरे चैनल पर चले जाएंगे। दोबारा एक उदाहरण का सहारा लेते हुए मैं समझाता हूँ। मान लीजिए आपने एंकर इंट्रो लिखा कि सभी छोटे बच्चों को खिलौना बहुत पसंद होता है। हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए ढेरों खिलौने खरीदते हैं। बचपन में खिलौने ही बच्चों के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन सांपों से खेलने की बात आपने शायद ही सुनी हो। अब आपने देखा इस इंट्रो में कि जो सबसे खास बात थी यानी सांपों से खेलना, वो बेकार की भूमिका के बाद आई और ऐसे में हो सकता है कि आपका दर्शक आपसे दूर चला जाए। इसलिए इस समाचार को ऐसे लिखना चाहिए, सांपों से खेल। हैरान मत होइए, राजस्थान के गांव में बच्चे खिलौने से नहीं सांपों से खेलते हैं। अब देखिए आप, इस इंट्रो के पहले शब्द से लोगों में उत्सुकता जाग गई। पैकेज शुरू होगा, बच्चों के सांपों के साथ खेलते हुए शॉट्स लगा दीजिए, दर्शक बंधे रहेंगे। समय की बात है, जब तक ठीक ठीक समय बताने की जरूरत ना हो तब तक आप ऐसे मत उलझिए करीब 11:45 पर। इसको आप कह दीजिए करीब 11:45 बजे, 11:30, 11:30 बजे। तो आंकड़ों को, समय को, सबको आपको सरल शब्दों में बताना जरूरी है। अब कुछ ऐसे शब्द हैं जो टीवी में कभी प्रयोग नहीं होते, जैसे दो शब्दों को जोड़ने के लिए व और तथा, इनका उपयोग कभी नहीं होता है। क्या इस्तेमाल करें? और का इस्तेमाल करें। ऐसे ही किंतु, परंतु, यद्यपि, ऐसे शब्द कतई यूज ना करें। ये शब्द भाषा को उबाऊ बनाते हैं। अब एक और उदाहरण देखते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एक विशेष विमान द्वारा लखनऊ पहुंचे। द्वारा शब्द का टेलीविजन में, रेडियो में कभी उपयोग मत कीजिए। क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एक विशेष विमान से लखनऊ पहुंचे। अब देखिए, द्वारा को हमने से रिप्लेस कर दिया। तो इसी तरह फालतू के विशेषणों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे अपराधियों ने 2 लोगों की निर्मम हत्या कर दी। अब इस वाक्य में निर्मम की क्या जरूरत है? हम सब जानते हैं सभी हत्याएं निर्मम होती हैं, कोई ऐसी हत्या होती है जो निर्मम नहीं हो। तो इसलिए जो फालतू के विशेषण हैं उनके इस्तेमाल से हमेशा टीवी समाचार लेखन में बचना चाहिए। सरल शब्दों का प्रयोग कीजिए। साधारण लिखना है तो आम लिख दीजिए, प्रथम लिखना है तो पहला लिख दीजिए, किंतु परंतु लिखना है तो लेकिन लिख दीजिए, यह लिखना है तो ये लिख दीजिए, वह लिखना है तो वो लिख दीजिए। क्योंकि टीवी का माध्यम की जो भाषा है वो बोलचाल की भाषा होती है। हम बोलने में यह नहीं बोलते हैं, हम बोलने में ये बोलते हैं। हम बोलने में वह नहीं बोलते, हम बोलने में वे बोलते हैं। हम बोलने में परंतु नहीं बोलते, हम बोलने में लेकिन बोलते हैं। तो टीवी समाचार की भाषा भी बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। अब एक और उदाहरण देखते हैं। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को पुलिस ने कल गिरफ्तार कर लिया था। टीवी, आप याद रखिए, टेलीविजन हमेशा वर्तमान का माध्यम है। इस वाक्य में हमने देखा कि कल गिरफ्तार कर लिया था। जहां कल गिरफ्तार कर लिया था वहां पर वर्तमान नहीं आया। इसलिए इस वाक्य को कैसे लिखना चाहिए मैं आपको बताता हूं। इस वाक्य को लिखिए, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे कल से पुलिस हिरासत में है। यानी आज की बात आप बता रहे हैं, अरेस्ट कल हुए थे, कल से आज पुलिस हिरासत में है। इसी तरह एक और उदाहरण देखते हैं। आज अमरनाथ से लौटे यात्रियों के चेहरे पर सफर की थकान के साथ साथ मंगलवार को हुए हादसे की झलक भी थी। अब देखिए, यदि आप दर्शक हैं तो आपको लगेगा यार आज मंगलवार, 2 चीज़ों का इस्तेमाल साथ साथ हो रहा है, भ्रम फैलता है। दर्शक मन ही मन हिसाब लगाने लगेगा कि आज कौन सा वार है, मंगलवार कब था, कितने दिन पहले मंगलवार था। तो इसलिए बेहतर है कि आप साफ साफ कहिए 2 दिन पहले हुए हादसे में, 3 दिन पहले हुए हादसे में उसका असर उन पर था। तो टेलीविज़न में हमेशा ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें, ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करें जिससे दर्शकों के मन में भ्रम फैले। मैंने आपको पहले ही बताया कि टीवी में जो भाषा
प्रचलित है, जिस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, उसे हिंदुस्तानी कहते हैं। हिंदुस्तानी का क्या मतलब हुआ? एक ऐसी भाषा जिसमें हिंदी और उर्दू के शब्दों का मिश्रण है। लेकिन ये बात जानने की बहुत ज़रूरी है कि इन दोनों शब्दों का मिश्रण कैसे करना है। हिंदी के तुरंत बाद उर्दू का शब्द या उर्दू के तुरंत बाद हिंदी का शब्द यदि आप डालते हैं तो मज़ा खराब हो जाएगा। देखिए एक उदाहरण, शहर की नाजुकता को देखते हुए शहर में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। ये एक एंकर इंट्रो है। अब इस बात में गंभीरता लिख देते नाजुकता की जगह तो बेहतर होता, और निषेधाज्ञा के लिए धारा 144 लिख देते, कितनी आसानी से पढ़ सकते थे आप। इसलिए हमेशा याद रखिए, उर्दू शब्दों का इस्तेमाल तभी करें जब आपको पूरा यकीन हो कि आप उसे सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। स्थिति की गंभीरता बताने के लिए नाजुकता और विरोध के लिए खिलाफत शब्द लिखने गलत हैं। अब मैंने आपको कहा था कभी कभी दोनों शब्दों को मिला दिया जाता है, जैसे आपने लिखा असरहीन। अब असरहीन, ये क्या बात हुई? असर उर्दू का शब्द है, हीन हिंदी का शब्द है। तो यदि आपको उसको लिखना है तो या तो आप प्रभावहीन लिखिए, पूरी हिंदी लिखिए, या आप उसको बेअसर लिखिए, पूरी उर्दू लिखिए। तो दोनों भाषाओं के शब्दों को मिलाना नहीं चाहिए। अनुवाद की भाषा से भी बचना चाहिए टीवी में। जैसे एक उदाहरण देखिए, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने अश्रु गैस के गोले छोड़े और हल्का बल प्रयोग किया। वाह, अश्रु गैस! कितनी बार हम बोलचाल में ये भाषा बोलते हैं? बोलचाल में हम अश्रु गैस को आंसू गैस बोलते हैं। तो जैसे बोलते हैं वैसे ही लिखिए। हल्का बल प्रयोग, लाठीचार्ज। यदि मैं कहता हूँ कि प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू के गैस के गोले छोड़े, तो कितनी आसानी से बात समझ में आ जाती है। इसी तरह कई बार मृतक शब्द का भी बड़ा फूहड़ इस्तेमाल हो जाता है। आइए देखें कैसे। मृतक साइकिल पर जा रहा था, सामने से आ रहे ट्रक ने मृतक को कुचल दिया और मौके पर ही मृतक की मौत हो गई। अब आपने देखा इस उदाहरण में मृतक शब्द का कितना फूहड़। मृतक साइकिल पर जा रहा था, मृतक की मौत हो गई। इसलिए अनुवाद की जो भाषा है उससे बचना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपने अंग्रेजी से उसका अनुवाद किया हो। अनुवाद से आप बचेंगे तो हमेशा इस तरह की गलतियां नहीं करेंगे। हमेशा याद रखिए कि वॉइस ओवर यानी जो तस्वीरें टीवी पे दिख रही हैं उनके पीछे के शब्द, तो जब भी वॉइस ओवर किया जाए तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपके शब्द और टीवी पे चल रही तस्वीरें आपस में मैच कर रही हैं। ऐसा ना हो कि शब्दों में तो आप कह रहे हैं बड़ा ही गमगीन माहौल था और स्क्रीन पे जो तस्वीरें दिख रही हैं उसमें लोग मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। कई बार कुछ तस्वीरें और कुछ आवाज़ें इतनी सशक्त होती हैं कि उनको शब्दों की ज़रूरत नहीं होती। मान लीजिए आप कहीं शूट कर रहे हैं, वहाँ पर बहुत सुरीले धुन में एक बैंड बज रहा है, वहाँ पर क्या ज़रूरत है आपके शब्दों की? बैंड बजने दीजिए, दर्शकों को एंजॉय करने दीजिए। या मान लीजिए कोई ऐसी तस्वीर है, इतनी सशक्त तस्वीर है कि उसमें वॉइस ओवर की कोई ज़रूरत नहीं, तस्वीर खुद बोल रही है। इसलिए टेलीविज़न में शब्द कम और तस्वीरें ज़्यादा बोलनी चाहिए। अंत में जो भी आपने लिखा है उसको ज़ोर ज़ोर से बोलकर देख लें। ये देख लें कि किसी शब्द को बोलने में आपको तकलीफ़ तो नहीं हो रही है। यदि आपको किसी शब्द को बोलने में तकलीफ़ हो रही है तो जाहिर सी बात है एंकर या वॉइस ओवर करने वाले को भी होगी। ऐसे में उस शब्द को बदल देना ही उचित होता है। ऐसे सभी शब्दों को हटा दीजिए। मैंने आपको बताया जब पैकेज की हमने चर्चा की, पैकेज में एंकर आया, उसने मुख्य समाचार बता दिया। उसके बाद जो उसमें टेक्सचर आएगा, फील आएगा, कंटेंट आएगा, वो सारा का सारा वीडियो टेप से लिया जाएगा। यानी कि वीडियो टेप का मतलब कि जो आपने टेप पे शूट किया है, एंकर ने कुछ चीज़ें पढ़ दी, कोई जानकारी पढ़ दी, उस जानकारी में टेक्सचर क्या है, फील क्या है, भावनाएं क्या है, भाव क्या है, माहौल क्या है, ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए ही शॉर्ट्स का, तस्वीरों का, चित्रों का उपयोग किया जाता है। मोटे तौर पे जब हम पैकेज लिखते हैं तो ध्यान रखिए, जो पहला वॉइस ओवर होगा उसमें हम बताएंगे क्या हुआ, दूसरे में बताएंगे क्यों हुआ, और तीसरे में बताएंगे अब आगे क्या होगा। यानी पैकेज की शुरुआत सबसे ताज़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात से, उसके बाद जो प्रश्न दर्शक के मन में आए उनके सभी प्रश्नों के उत्तर आपके स्टोरी की बॉडी में दे दिया जाए, और अंत में चाहे पीस टू कैमरे के रूप में या एक लास्ट के वीओ के रूप में आप ये बता दें कि अब इस समाचार में आगे क्या होने की संभावना है। अब हम बात कर लेते हैं अपीयरेंस की। हम सब जानते हैं कि टेलीविज़न पर दृश्य का माध्यम है, इसलिए सभी को आकर्षक दिखना चाहिए। आप कल्पना कीजिए कोई एंकर टीवी पे बैठा है, बाल उसके बने नहीं हैं, शर्ट फटी हुई है, अजीब से रंग की शर्ट है, कैसा लगेगा आपको?
तो इसलिए ये ज़रूरी है कि ना सिर्फ वो व्यक्ति जो स्टूडियो में बैठा है, बल्कि वो संवाददाता, वो रिपोर्टर भी जो फील्ड में जाता है, वो आकर्षक दिखे। तो अब हमने आज ये देखा कि टेलीविज़न समाचार के अलग-अलग आयामों की हमने चर्चा की, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज की इस चर्चा से आपको समाचार, खास करके टेलीविज़न के समाचार के अलग-अलग आयामों के अलग-अलग हिस्सों की अच्छी जानकारी हो गई होगी। इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आप इस विषय में और अध्ययन करें और पठन करें और सीखें,